समझो। देखो, मैंने आप लोगों को गुलाम वंश कंप्लीट करवाया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बताओगे? जो अंतिम शासक, जो प्रमुख शासकों में से बताया था आपको, 4 शासक थे, जिनमें आपका ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान और बलबन। लास्ट कौन था? बलबन। ठीक। अब उलुग खान के नाम से कैसे जानते हैं? बलबन को। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में एक ऐसे शासक जो गुलाम वंश का शासक था, उन शासक में से एक शासक का नाम बताओ जो टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करता था। नसरुद्दीन। ठीक। दिल्ली सल्तनत में एक ऐसे शासक का नाम बताओ जिन्होंने बलबन को क्या कहा? उल्लू खान कहा। नसरुद्दीन। इसके बाद मुझे बताओ कि बलबन ने किस प्रकार की नीति अपनाई थी? शराब वगैरह बंद कर दी थी, नाच गाना वगैरह सब बंद कर दिया। इसके बाद मुझे ये बताओ कि बलबन जो था, बलबन क्या 40 दलों को का अंत किया था? जो उसके 40 दल थे जिन्होंने इल्तुतमिश ने बढ़वाया था, 40 सरदारों का एक समूह, क्या उसे खत्म किया? खत्म किया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में उस शासक का नाम बताओ जिन्होंने इक्ता प्रणाली को अपनाया। दिल्ली सल्तनत में वे शासक कौन थे जिन्होंने खलीफा के अनुसार शासन स्थापित नहीं किया, जिस कारण से उसे वास्तविक शासक नहीं कहा जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत नहीं। कुतुब मीनार को बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? नींव रखी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद ये क्वेश्चन आया था अभी बिहार बीपीएससी जो एग्जाम लीक हुआ था 67 में, उसमें आया था कि कुतुब मीनार को पूरा किसने बनाया था पूर्ण रूप से? इल्तुतमिश ने। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए। अब जैसे ही गुलाम वंश का अंत होता है तो एक शासक आता है, ठीक, 1290 में, जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक। जो खिलजी डायनेस्टी था उसका शासन काल था 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश की स्थापना मेनली रूप से जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी एक बहुत ही उदार दिल का शासक था। ठीक। जैसे हम देखते हैं कि बलबन एक क्रूर शासक था, उसे वो सेनापति होने के बाद, मतलब गुलाम का गुलाम होने के बाद उसने शासन किया। उसने सारे नियम सुधार किए थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में गेट बंद कर देगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से हम गिनती करते हैं किसे? बलबन को। ठीक। इल्तुतमिश में इतना महत्वपूर्ण नहीं था। इल्तुतमिश का जो शासन था वो इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था और इसने सबसे लंबे समय तक शासन की बागडोर संभाली थी। 1211 से लेकर के 1236 तक जो है, 36 तक जो किसने शासन किया? आपका इल्तुतमिश ने शासन किया था। ठीक। लख बख्शी किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? गरीबों का मसीहा, गरीबों को की सहायता करने के कारण इसे किस नाम जानते हैं? हतीम के नाम से। कुरानों को पढ़ने के कारण इसे क्या जानते, किस नाम जानते हैं? कुरान बख्शी। सब करवाया मैंने। ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा जान थे उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका शासन बहुत ही कम रहता है। 6 साल के शासन में ही ये ऊपर चले जाते हैं। इनका फाइल जो है, टिकट इनका काट देता है। कौन? इसका भतीजा। होता क्या है, जलालुद्दीन खिलजी को पता था कि उत्तर भारत जो है उनके कब्जे में, लेकिन दक्षिण भारत उनके कब्जे में नहीं था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को
दक्षिण भारत भेजा, किस लिए? वहां पे जीतने के लिए, ताकि वहां पे हमारा राज्य विस्तार हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी वहां गया, तब तक उत्तर भारत में जलालुद्दीन खिलजी ने कई सारे इलाकों को कब्जा करके बहुत साधन इकट्ठा कर लिया। और उधर अलाउद्दीन खिलजी भी गया, कहां पे? देवगिरी। देवगिरी जाने के बाद वहां बहुत सारे धन इकट्ठे कर लिए जीतने के बाद, और वहां से आने के बाद अपने चाचा जान की मृत्यु कर दी, मतलब हत्या कर दी। ठीक, उनके चाचा जान कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। उनके मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसी की बेटी से विवाह करके उसका दामाद बन गया। तो एक ही आदमी 3 दिन काम किया। पहला गुलाम था, गुलामी की तरह मान लो, तरह से सेनापति था उसका। ठीक, दूसरा भतीजा था, तीसरा दामाद भी था, और चौथा हथियारा भी यही था। सारा काम धाम ये किया। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश था, इसका शासन बहुत ही कम समय तक रहा था। ठीक, इनका शासन कम तक रहा था। जैसे कि मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में एक चीज बता दूं आपको कि दिल्ली सल्तनत में जो शासन काल रहा उनमें लंबे शासनकाल बहुत ही कम लोग रहा है, कम वंशों का। तो उनको याद करने का तरीका मैंने बताया ना आप लोगों को। याद करने का तरीका है तुगलक सखी। तुगलक सखी। अब इनका मतलब यह है, तुगलक से सबसे लंबा जो शासनकाल रहा वो तुगलक वंश का रहा, और सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश का रहा। मात्र कितने साल? 30 साल का, 1290 से लेकर के 1320 तक। तो तुगलक सखी में सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का, और सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश का। अब हम इसके मेन टॉपिक आते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने चाचा को मारने के बाद दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े बड़े नियम बनाने शुरू कर दिए। उसने ऐसे नियम बनाए जैसे कि आज के टाइम में, ठीक, जैसे आज के टाइम में जो जीएसटी बिल है, टैक्स देना, सिख सेना को नगद वेतन देना, ठीक, इसके अलावा सेना रखने की प्रथा, ठीक, इसके अलावा जितने भी गुप्तचर रखने की व्यवस्था, माप तौल बेमानी की व्यवस्था, इन सभी चीजों को एकत्रित करके एक बाजारिक नियमों को तय किया था। जो बच्चे ग्रेजुएशन क्लास में होते हैं, फॉर सेकेंड ईयर में, हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है और हमेशा पूछता है क्वेश्चन, चाहे आज से 10 साल के पे उठा लो, ये क्वेश्चन आपका आएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को समझाएं। कई मेंस में आते हैं, जैसे यूपीएसआई के यूपीपीएससी के एग्जाम दोगे, बीपीएससी एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम, पीसीएस के एग्जाम दो या यूपीएससी लेवल के एग्जाम में, अगर आप मिडिवल हिस्ट्री में पूछा जाएगा आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारिक व्यवस्था को किस ढंग से रखा था। सभी चीजों का रेट फिक्स कर दिया था, गल्ला मंडी बनाई एक तरह से, कैंटीन की व्यवस्था। आज जो है मिलिट्रियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था, जैसे कि हमारे यहाँ पे नॉर्मली काजू मिलता है आपको 1000 रुपए किलो, कैंटीन जाओगे तो वहां टैक्स वेक्स काट कितना मिलता है? 600-700 का, 700 रुपए मिलता है। तो वो टैक्स तो भरते हैं कौन? गवर्नमेंट भरता है उसके टैक्स। तो वो सिस्टम किसने किया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइम बनाया था। ठीक, जीएसटी बिल जो आज हम तय करते हैं कि जो रेट आज यहां पे है, अगर एक पार्ले जी बिस्कुट का दाम 3 रुपए है, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3 रुपए ही होगा, 3.5 रुपए कहीं नहीं होगा। ये मार्केट अगर 25 रुपए का है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 25 रुपए होगा। ये गल्ला का भाव फिक्स कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, और कहा कि अगर रेट के ऊपर कोई रेट लेता है, 1 रुपए भी फालतू लेता है, तो सीधे फांसी की सजा दी जाएगी। हाँ, उस टाइम, अभी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। ठीक, अब मान लो, अब आप कैसे कहोगे कि राजा को पता कैसे चलता था कि वे जो थे पता कर लेते कि भाई ये बंदा जो है चोरी नहीं करेगा, मतलब वो 10 रुपए गेहूं का दाम है तो 11 रुपए नहीं लेगा, 10 रुपए लेगा। तो उसके लिए गुप्तचर रख दिए। अब इनको पता ही नहीं है कि इसके बगल में गुप्तचर घूम रहा है, खरीदार व्यक्ति गुप्तचर घूम रहे हैं। अगर चल गया पता कि ये व्यक्ति गल्ले का भाव बढ़ा रहा है, तो उसे बुलाएगा कोर्ट में, न्यायालय के पास न्यायाधीश होगी, न्याय सजा होगी और मृत्युदंड। अगर किसी ने माप तौल में गड़बड़ी करी, अगर बटखरे के नीचे चंबुक चिपका दिया, तो उसका आंख ही फोड़ लेगा भाई। बहुत ही कड़े नियम करा दिए थे। इसने नशा मुक्त कर दिया, इसने जुआ खेलना बंद करवा दिया। कहा जो भी जुआ खेलना का काम करेगा
और भ्रष्टाचार फैलाएगा उसका हाथ ही काट दूंगा मैं। एक तरह से तानाशाह शासक था, उसके खिलाफ उसने कहा कि जितने भी अमीरजादे ना, अमीरजादे जो आज के टाइम में हमारे मोदी जी के अमीरजादे, अंबानी अडानी जी जैसे भी लोग हैं तो मिलते जुलते हैं, तो उसने कहा कि मैं अमीरों से नहीं मिलूंगा, क्योंकि अमीर लोग जो है और जो मंत्री लोग हैं ये मिल करके मेरे साथ ही षड्यंत्र रच देगा। इसीलिए कहा कि अमीरों से मिलना जुलना बंद करो। अगर कोई भी अमीर एक दूसरे से मिलता है लटका दो उसको, सीधा राजा का आदेश है। उसने 1296 में राजगद्दी पर बैठा और मात्र 1316 तक राज किया। 10 साल में पूरे दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था को सुधार कर रख दिया। काफी चीजें इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन दी जाती है। गेहूं का भाव जीतल में तय कर दिया, घोड़े का भाव तय कर दिया, तो घोड़े दागने की प्रथा। अब घोड़े दागने की प्रथा यह थी कि जो अच्छे घोड़े होंगे उनको दाग दो, बता दो कि ये सेना घोड़ा है। अब सेना घोड़ा में और आम आदमी घोड़े में फर्क होगा ना। उन्होंने कहा कि सैनिक घोड़े को अलग रख दो, उसको दाग दो, उसके ऊपर एक सील मार दो, निशान, वो दागने की प्रथा कहते हैं, घोड़े दागने की प्रथा। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो घोड़े दागने की प्रथा को शुरू किया था, सैनिकों को वेतन देना शुरू किया था। स्थायी सैनिक अर्थात परमानेंट सैनिक रखने का जो काम किया था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही बड़े बड़े काम किए थे। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो मैंने अभी आपको समझाना है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो 1290 से 1296 तक राज किया था। 1290 से, अबे कहां जा रहा है, 96 तक। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक। इसके बाद यह दयाल राजा था। दयाल मतलब अच्छा मतलब जनता के भलाई के लिए काम करता था। इसके बाद इसका भतीजा दामाद वह हत्यारा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। एक ही व्यक्ति ने 3 काम कर दिया, दामाद भी था, भतीजा भी था और हत्यारा भी था। ये हो गया। इसके बाद 1296 में देवगिरी अभियान, देवगिरी आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है, जो आपका दौलताबाद एरिया पड़ता है, जिसे आप दौलताबाद कह लो, महाराष्ट्र का एरिया पूरा कह लो, ठीक। देवगिरी अभियान से लौटने के बाद बहुत सारा धन लाया और उसे लालच होगी, क्योंकि भैया कहीं अभियान पर जाओगे तो तुम्हारे पास सेना होगी। उसने सेना को खरीद लिया और जलालुद्दीन खिलजी के जब 5 सैनिक थे, मंत्री थे, उनको भी खरीद लिया और उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रच दिया और बुलाए अलग जगह पे, चाचा जान आइए हम आपके लिए धन रखे हुए हैं। आइलैंड बुलाए, आइलैंड पे चाचा जान गए खुश होकर के भतीजा से मिलने के लिए, भाई धन आएगा, खूब नाचेंगे गाएंगे, सोना चांदी अशरफिया है। चाचा जान गए आराम से सैनिक को लेकर के, उन्हें क्या पता कि उनके मंत्री और सैनिक उनसे मिला हुआ है अलाउद्दीन खिलजी से, उसको वहीं पेल दिया, खत्म। जलालुद्दीन खिलजी को किसने मार दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने उसका दिगंड कर दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन था काफी महत्वपूर्ण में गिना जाता है, ठीक। जैसे कहते हैं कि इसका वास्तविक नाम अली गुरसप था। अली गुरसप वास्तविक नाम क्या था, अली गुरसप। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम या मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो अली गुरसप था। इसने इस्लामिक नियम को नहीं माना, इसने इस्लामिक नियमों की अवहेलना करते हुए, खलीफा के नियमों को अवहेलना करते, कहा मैं नहीं मानता खलीफा के नियम, ना मैं खलीयत के अकॉर्डिंग जो है भारत जो राजगद्दी बैठूंगा, ये बिना खलीयत के नियम, खलीफा के नियमों के अनुसार चल करके राजगद्दी पर बैठेगा। कहा मैं ही खलीफा, मैं सब कुछ, आजा जिसको करना कर लेगा, करेगा, ठीक। सनकी था। यह क्या था, यह एक निरंकुश शासक था, मतलब अनार्की था, अराजकतावादी था। यह अपनी बात अपने खुद ही करता था, किसी की बात नहीं सुनता था ये, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने आंतरिक विद्रोह को, कि देश के अंदर जो है अपने घर में ही राजपाट में लड़ाई ना हो। जैसे उसको लगा था कि जैसे मैंने अपने चाचा को मार दिया, चाचा को, ऐसे मुझे मारने वाला पैदा हो सकता है। उसने इसको, इस चीज से निपटने के लिए पहले ही अपने आगे जाल बिछा लिया। कैसे, इसने दान, उपहार और पेंशन पर रोक लगा दिया। पहला काम क्या किया, दान पर रोक लगा दिया। कहा पेंशन किसी को नहीं मिलेगी और उपहार तो भैया भूल जाओ तुम, कि दिवाली मुझे चाहिए बोनस, मिठाई, हम सोन पापड़ी चाहिए, हमें चाहिए सोन पापड़ी, ठीक। क्या भाई आजकल चलता है फ्रूटी, पार्ले जी बिस्किट, वो भी देते हैं लेकर के, और सोन पापड़ी का काफी अच्छा मेल जोल होता है, ठीक है। सोन पापड़ी को खाता को थोड़ी है, यहां से आया वहां गया, वहां से आया वहां गया और फिर घूम के तुम्हारे पास आ गया, फिर तुम कहीं और दे दो लेकर के, ठीक। तो सोन पापड़ी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। पहले लोग खाते थे, अब लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक, घुमाते हैं, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां। तुम्हारे यहां से आया तो अपने बुआ को दे दो,
बुआ जब आएगी तो अपने उसके यहाँ दे देगी, वो जब तुम्हारे यहाँ पे आएंगे तो वही सोन पापड़ी, तुम नाम लिख देना कि ये सोन पापड़ी मैंने दिया, वहाँ चिपका देना, कोई स्टिकर निशान देना, देखा तो घूम करके तुम्हारे पास सोन पापड़ी आ जाएगा। ठीक, जैसा करोगे वैसा पाओगे। सोन पापड़ी के बदले सोन पापड़ी मिलेगा तुम्हें। तो काजू देना तो नहीं देगा तुम्हें, तुम देखो काजू कतरी तो वो सोन पापड़ी देगा तुम्हें लेकर के। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भैया अब सोन पापड़ी जमाना गया, ना मैं उपहार दूंगा और ना सोन पापड़ी खाऊंगा, ठीक है, और ना मैं सोन पापड़ी को रिटर्न लूंगा। तो उपहार भी उसने बंद करवा दिए। फिर कहा कि मैं गुप्तचर की नियुक्ति की। गुप्तचर नियुक्ति इसलिए की क्योंकि उन्हें पता था कि अगर गुप्तचर नहीं होंगे तो हमारे पास गुप्त सूचनाएं कैसी आएगी। अब मान लो कि कोई लड़का जो है, ये हमारा भल्लाल देव का पोता है, ठीक, ये कहेगा, भल्लाल देव का पोता ही तो है ये, ठीक, ये कहेगा कि भैया हम जो है गेहूं का रेट 11 रुपए लेंगे, तो राजा अलाउद्दीन खिलजी को पता कैसे चलेगा। तो उसने बाहुबली ऐसे अच्छे अच्छे गुप्तचर नियुक्त कर दिए, ठीक। अब पकड़ के उठा कर ले आए सोना दरबार में कि राजा साहब ये जो ना गेहूं के दाम 10 रुपए है, 5 जीतल है, ये बेचा 5.5 जीतल में, इसे पकड़ो, लटका दिया इसको भल्लाल देव को, ठीक है। तो भल्लाल देव का तो स्माइल काफी पुराना है, ठीक। इसने क्या किया, मदिरा पान, दारू, जुआ, शराबबंदी, नाच गाना, इसने भी रोक लगा दिया। कहा कि कोई नहीं करेगा भैया, ये काम करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं सबको ठोक दूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि दारू राज्य में चलेगा नहीं, जुआ तो चलाना मत, ठीक, जुआ खेलना सबसे बड़ा अपराध है, ठीक। इसने सारी चीज बंद कर दिए और अमीरों से मिलना भी बंद कर दिया। कहा कि मैं नहीं मिलूंगा तुम सबसे। ऐसे मोदी जी हमारे अंबानी साहब से मिलते हैं, अडानी से मिलते हैं, उनके बर्थडे पार्टी में जाते हैं। अलाउद्दीन ने कहा कि केवल मैं अपना ही बर्थडे मनाऊंगा, किसी का बर्थडे नहीं जाऊंगा मैं, और ना किसी को बुलाऊंगा, ना पार्टी दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, तो ना तुम्हारा मैं खाने जाऊंगा, ना मैं अपने लिए तुम्हें खिलाऊंगा, ठीक। तो इसने क्या किया, अमीरों से मिलना बंद कर दिया। काफी अच्छा विचार था उसका। एक देश को सुधारने का मेन जरिया ये होता है, अगर अभी की गवर्नमेंट ऐसा काम कर दे तो देश में भ्रष्ट नेता ही खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। मंत्रियों को सुधार दे, देश के अमीर लोग सुधार दे, देश में ना गरीबी रहेगी ना कुछ। उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत प्रयास किया देश को सुधारने का। राजा का मतलब होता है कि वो जनता की चीजों को पूरा करे, और उसने वो किया। जनता को चाहिए, जनता को चाहिए कि महंगाई ना बढ़े, उसने महंगाई बढ़ाया, लेकिन एक ही रेट फिक्स कर दिया सबके लिए, ठीक। उसने मिलिट्री भर्ती करवाया, आजकल तो मिलिट्री भर्ती नहीं हो रही है, आजकल बेरोजगारी है। उस टाइम भी मिलिट्री भर्ती करवाते थे, बताओ भी उनको देते थे सैलरी लेकर के, और आज टाइम में सैलरी मिलती नहीं है, नौकरी तो मिलती नहीं, सैलरी कहाँ मिलेगी, ठीक। अब आता है टैक्स। अब उसने कहा कि मैं टैक्स लूंगा, अब सब कुछ पर टैक्स लगा दिया। टैक्स कैसे, जजिया कर लगा दिया। कहा गैर मुस्लिम जो जजिया का समाप्त नहीं किया, उसने और लगा ही दिया ऊपर से, और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया उसमें। यहां समाप्त करना चाहिए था, उसने कहा कि एक्स्ट्रा लगाऊंगा, ठीक। हिंदुओं के प्रति उसने कठोर नीति अपनाई उसके लिए, ठीक है। कठोर नीति मतलब हिंदुओं के प्रति जो है उनकी दया भावना नहीं थी। कहा कि हिंदू तो पहले आएंगे लपेटे में, ठीक। तो जजिया कर को क्या किया, उसने शुरू कर दिया। जजिया कर क्या था, एक गैर मुस्लिम कर था जिसमें मुस्लिम को छोड़ करके बाकी सभी लोग जो है टैक्स देंगे, ठीक। जैसे हिंदू है, सिख है, ठीक, बौद्ध है, उस टाइम पे जितने फारसी वारसी लोग थे सब जो है टैक्स देंगे, मुस्लिम लोग नहीं देंगे। बस जकात केवल मुस्लिम लोग ही जकात देंगे, ठीक है। जकात भी टैक्स ही होता है, ठीक। इसके बाद खुम्स, ये सैनिक पर कर लगा होता, जो सैनिक है उनके ऊपर भी टैक्स लगा होता। हाँ, टैक्स था एक तरह से, जैसे कैंटीन व्यवस्था होती है ना, उस तरह से टैक्स लगाता सैनिक के ऊपर। खराज, मुस्लिम भूमि पर, जमीनों पर टैक्स लगा दिया कि तुम्हारे पास अधिक जमीन होगी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए हुआ क्या, एक हमारे पास सूफी संत थे उस टाइम पे, इसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को इल्तुतमिश के द्वारा और रजिया सुल्तान बलबन द्वारा उसके दरबार में बहुत सारे वो आ गए थे, क्या आ गए थे, जमीन आ गई थी। इक्ता प्रणाली था, क्योंकि इक्ता प्रणाली खत्म कर दिया किसने, बलबन ने। तो बलबन पहले जितने शासक आए उन्होंने क्या किया, सूफी संतों को भूमि दान में दिए। तो देखा किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि मुस्लिमों में धार्मिक जो लोग हैं, जो सूफी संत है, उनके पास जमीन बहुत बड़ी मात्रा में। तो मुस्लिम के पास निजामुद्दीन औलिया के पास कौन गया, अलाउद्दीन खिलजी। जिस दरबारे घर में गया वो, वहां पे 10 दरवाजे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सूफी अपने सैनिक से कहलवाया, मंत्री से, कि कहो कि भैया अपना जमीन वापस लगा दे, क्योंकि मैंने तय किया है कि जिसके पास जमीन अधिक होगी और जो जमीन जो है उपहार में मिला जमीन है, उसमें मिला हुआ जमीन है, वो सब जमीन क्या होगा, राजा के पास चली जाएगी। तो निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि दरवाजे हमारे पास 10 है,
तुम 10 दरवाजे से निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने आप आ गया, तुम्हें निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि ये धार्मिक मामला है, अगर यहां मैं फंस गया ना तो मार देगा मेरे को, क्योंकि धार्मिक चीजों पे छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हें पकड़ के पेल दिया जाएगा। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी समझ गया और निजामुद्दीन औलिया जो भूमि मिली थी भूमि वहीं पे छोड़ दिया गया। निजामुद्दीन औलिया जो दरगाह है, आप नाम सुने होंगे, दिल्ली में ही है, कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या निजामुद्दीन औलिया की जमीन को छीन पाया था अलाउद्दीन खिलजी? नहीं छीन पाया था, क्योंकि वो दिया ही नहीं, क्योंकि ये धार्मिक जमीन है, तुम ले लो, हिम्मत है तो। चरी, चरी मतलब जानवर, अगर जानवर का चारा, जानवर अगर चर रहा है तो उसका भी टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। लो, घरी, अगर तुम घर बना रहे हो तो मकान बना रहे हो, उसका भी टैक्स दो सरकार को। दिल्ली में होते नहीं है, अब तुम घर बनाओ, तुम्हें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, 4 टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें, दो, तो वो टैक्स उस टाइम पे ली जाती थी। तो ये नाम रखना, जजिया क्या होता है, जकात क्या होता है, खुम्स क्या होता है, खराज। कई बार होता है खराज क्या है, अब क्वेश्चन है खराज क्या है, ऑप्शन देगा टैक्स है, दान पात्र है, उपहार है, या इनमें से कोई नहीं है, क्या करोगे? टैक्स है एक तरह से। किसके ऊपर लगाया था खराज? मुस्लिम भूमियों पे। ठीक, चरी क्या था? जानवरों के ऊपर टैक्स था। घड़ी क्या था? मकानों के ऊपर टैक्स था। जकात क्या था? मुसलमानों के ऊपर टैक्स था। ठीक, जजिया कर क्या था? एक टैक्स था। सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? सबसे पहले, भूल गए ना, सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम 712। ठीक है, इसके बाद किसने लगाया दोबारा? ब्राह्मणों पे किसने लगा दिया था? ब्राह्मणों पे फिरोज शाह तुगलक ने। और खत्म किसने किया? अकबर ने। फिर दोबारा किसने लगाया? औरंगजेब ने। और टोटली रूप से खत्म किसने किया? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। ठीक, उसके बाद टैक्स लगा था उन पे। जजिया कर को प्रॉपर रूप से खत्म किया किसने? तो मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह जिसे कहते हैं, मोहम्मद शाह। ठीक, ये हो गया। अब उसने कुछ सैनिक सुधार किए। सैनिक सुधार में उसने स्थायी सेना रखी, यहां लिखा हुआ है स्थायी सेना। नकदी वेतन, सैनिकों को कैश में वेतन देंगे, ऐसा नहीं है कि भूमि दे देंगे तुम्हारे लिए। ऐसे एकता प्रणाली में था कि भैया सामंती व्यवस्था था, तुम काम करोगे मैं तुम्हें भूमि दूंगा, ऐसा नहीं था। तो नकदी वेतन था और घोड़े दागने की प्रथा उसने शुरू कर दी थी। ठीक है, घोड़े दाग की, ये घोड़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भर्ती है। ठीक है, अब आता है बाजार। बाजार में माप तोल, अगर माप तोल में कोई बेईमानी करोगे तो आंख फोड़ ली जाएगी भैया, आंख ही फोड़ देगा तुम्हारा। ठीक, इसके बाद अनाज मंडी बनाया गया। अनाज मंडी में केवल अनाज ही होंगे, जैसे आज टाइम में। पशु बाजार, पशु बाजार में केवल पशु मिलेंगे और हर एक तरह के पशु मिलेंगे और हर एक तरह के पशु के अलग अलग रेट होंगे। और सबसे मेन बाजार था दास बाजार, गुलामों का बाजार। अर्थात तुम्हारे पास पहले क्या था कि भुखमरी की समस्या थी, तो लोग अपना जीवन, अपना पेट ही नहीं भर पाते थे, तो वो जा करके मार्केट में अपने आप को बेचते थे कि आप हमें खरीद लो। अब जो तुम्हें खरीदेगा, ठीक, अगर तुम्हें को खरीदेगा तो मान लो तुम्हें पैसा देगा। जो तुम्हें बेच रहा है, बेचने वाला भी कोई बंदा, तीसरा बंदा होगा। मान लो कि तुम्हें बेचूंगा, मान लो मार्केट में जाकर बकरी बेचना है मेरे को। ठीक, बकरी बेचना है तो बकरी को ले कौन गया? मैं। ठीक, तो जो पैसे जो लेगा, पैसा किसको देगा? मुझे। तुम्हें ले चला गया वो, अब वो तुम्हें मारे, चाहे काटे, चाहे तुम्हें रखे, वो उसकी मर्जी है। तो गुलाम का अकॉर्डिंग एक तरह से बकरी, ठीक, या तो मुर्गा। ठीक, जिस गुलाम को अगर पकड़ कर ले गया, और गुलाम में भी अगर यंग गुलाम है तो अच्छी कीमत, बूढ़े गुलाम है तो कम कीमत, बच्चे गुलाम है तो कम कीमत, महिलाएं गुलाम है तो काफी अच्छी, सुंदर महिलाएं गुलाम है तो काफी अच्छी कीमत। ठीक, क्यों? क्योंकि महिलाओं को मेनली रूप से गुप्तचर के लिए रखते थे, दूसरे राजाओं की जासूसी के लिए महिलाओं को रखते थे, रानियों की सेवा के लिए महिलाओं को रखते थे। तो महिला गुलाम, तो गुलाम बाजार भी था। ये बताऊंगा, एक तरह से एक शासक आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, एक विदेशी आती था जिसका नाम था इब्न बतूता। ठीक, इब्न बतूता आया था 1312 में, 1336 में आया था। 1336 में आया था, क्योंकि इसके बाद तुगलक डायनेस्टी है। 1336 में इब्न बतूता यहां पे आया, और जब आया वो तो कहा कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक को लगभग 150 दास दिया था उपहार में। 150 दास उपहार में दिया, खुश करने के लिए। ठीक, तो दास बाजार भी प्रचलित थे। कहां पे? दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में।
इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर मानता था। एक सिकंदर वो और एक सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक समझे। तो इसलिए दूसरे सिकंदर को अरबी भाषा में कहते हैं, तुर्की भाषा में सिकंदर सैनी, सिकंदर सानी, ठीक। तो सिकंदर सेकेंड या सिकंदर शानी के नाम जानते किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद इसने क्या किया? कुतुब मीनार की देखा देखी में एक और मीनार बनाने की कोशिश किया कि मैं बनाऊंगा एक मीनार, इसका नाम दिया अलाई मीनार, अलाई मीनार, ठीक, अलाई मीनार दिया, ठीक। तो अलाई मीनार तो एक मंजिल बना और उसके नौकर ने कह दिया मालिक साहब आप ना ये ऊपर नहीं जाएगा, आप बनाओगे तो गिर जाएगा नीचे। अब देखो कुतुब मीनार के पास एक और कुतुब मीनार जैसा बना हुआ है, ढह गया बिल्कुल। इसके बाद अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजे की बात करें तो कुतुब मीनार के मेन एंट्री गेट को अलाई दरवाजा के नाम जानते हैं। उस अलाई दरवाजे को बनाने वाला शासक जो था कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा था 2021 में, ठीक, कि अलाई द्वार बनाने वाला शासक जो ये क्वेश्चन आता कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास जो है कौन सा दरवाजा बनाया था? पूर्वी द्वार क्या कहते हैं? तो अलाई द्वार। इसके बाद खलीफा, ठीक, इसे जो है इसने क्या किया? खलीफा के नियमों की अवहेलना की थी। नया धर्म, इसने एक नया धर्म चलाया। जैसे अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन ए इलाही, इसने भी अपना एक नया धर्म बना दिया, कहा मैं भी चलाऊं अपना धर्म, ठीक। इसके बाद छोटे त्योहार पर रोक लगा दिए। अब आप लोग यूट्यूब देखोगे तो कमेंट करना, उसमें आप लोग छोड़ दिया कि वैसे कौन से शासक थे प्राचीन काल में उन्होंने छोटे त्योहार पर रोक लगा दिया? अभी आंसर नहीं देना, ठीक है। छोटे त्योहार पर रोक लगा दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक प्राचीन काल में शासक था जिसमें पढ़ा रखा था आपको, उस शासक का नाम बताओ जिन्होंने छोटे त्योहार पर रोक लगाए थे, बताना कमेंट में, ठीक है। इसके बाद सेनापति, इसका सेनापति था जफर खान, ठीक। अब एक बार अलाउद्दीन खिलजी गया कहां पे? दक्षिण भारत में दोबारा से अटैक करने के लिए। तो दक्षिण भारत में जब दोबारा से अटैक करने गया, ठीक, तो यहां पे इसने क्या किया? इनको लगा कि मैं उत्तर भारत में जीत लिया, दक्षिण भारत का कुछ एरिया जीत लिया, लेकिन उसे करना था विदेशी व्यापार। तो उसने सोचा कि विदेशी व्यापार के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि इन एरिया को जीतना, ठीक। तो इन एरिया को जीतने के लिए यहां इन्होंने अभियान चलाया। देवगिरी को जीत रखा था, लेकिन ये एरिया इनके पूरे कब्जे में नहीं आ रखा था। अब इसको जीतते तो भैया समुद्री व्यापार करने में, विदेशी व्यापार करने में इन्हें काफी सुविधा मिलती। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर चढ़ाई की और यहां पर इन्होंने जीत लिया। यहां पर एक सेनापति की मुलाकात हुई इसकी, किसके? अलाउद्दीन खिलजी की। वो सेनापति काफी उससे प्यार करता था और वो भी एक दूसरे से प्यार करते थे। सेनापति का नाम था मुबारक शाह, ठीक, मुबारक शाह था नाम, और वो था हिजरा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद वही जो है उस वंश का शासक बना। तो मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक किन्नर था, हिजरा था। तो मुबारक शाह इसके बाद आया नसरुद्दीन खुसरो शाह। इनका शासन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नसरुद्दीन खुसरो शाह बहुत ही बकलेल राजा था, वो नंगा घूमता था दरबार में, कह रहा था मुझे नंगा घूमना अच्छा लगता है, ठीक। इस प्रकार से काफी अच्छे टॉपिकों पे क्लियर करवाया मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, ठीक, और अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत किया। लेकिन 1316 में उसके मरने के बाद खिलजी वंश जो है बिल्कुल खत्म होने के कगार में हो जाता है। इसके बाद आपका तुगलक डायनेस्टी, जो अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका कमेंट में चाहिए आंसर छोटे तौर पे।